नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती भित्री में। जी मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम एंड एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है। आपका एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी में 4 शिफ्टों में आपका पेपर होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन ज़बरदस्त चल रही होगी और आप प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हो, आपका स्कोर अच्छा जा रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि आज से अपने पास एग्ज़ाम से 15 दिन रह गए हैं, शेष बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका प्रैक्टिस सेट में अच्छा स्कोर जा रहा हो, आप प्रैक्टिस सेट निरंतर लगा रहे हों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जैसे कि आपको एग्ज़ामों में देखने के लिए मिलेंगे। लेवल थोड़ा हाई हो सकता है क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ना तो पेपर में प्रश्न इसी प्रकार से आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो इसका थोड़ा लेवल टफ हो सकता है, लेकिन आपको सेम टू सेम प्रश्न यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर लगाएं और आप अपना स्कोर बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ है। और इसमें से आप 37 प्रश्न मैंने इसमें से लिए हैं। 37 में से अगर आपके 30 प्लस स्कोर जा रहा है तो आपका अच्छा स्कोर है और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप में विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। त्रुटि या कमी इसमें बताइए। उसने कहा मुझसे, मैंने आज एक मशीन खरीदी, तो वार्तालाप में किस चिन्ह की त्रुटि है, इसमें त्रुटि बताना है। जैसे कि आपको मालूम हुआ एक निर्देशक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। ये अल्पविराम चिन्ह हो जाएगा, ये उद्धरण चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। आप चिन्हों से आप अच्छे से पढ़ लें, यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेंगे चिन्हों से। तो बताइए इस वाक्य में किस चिन्ह की कमी है। उसने मुझसे कहा, देखो एक वाक्य ये हो गया। अब इसमें यहाँ पे डैश लगना चाहिए थे, यहाँ पे कहा कि, तो अर्धविराम लगना चाहिए चिन्ह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मल्हार आलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। बताइए मल्हार आलापना का उचित अर्थ बताइए क्या होगा। अपने ही बड़ाई करते रहना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, चैन से जिंदगी काटना, झूठी बातें उड़ाना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मल्हार आलापना मुहावरे का अर्थ होता है चैन से जिंदगी काटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग, सदुपयोग। बताइए किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, जैसे कि गाँव में रहते हैं लोग बाग, तो एक दूसरे की चीज़ को यूज कर लेते हैं, तो उसको अपन एक शब्द में क्या कहेंगे, उपयोग। उपयोग तो करना होता, अनुपयोग इसका वो हो जाएगा विलोम। अनुपयोग को उपयोग, सदुपयोग नहीं। तो प्रयोग की जाती है, किसी भी चीज़ को अपन मांग के लाएं किसी से वस्तु को, तो उसका अपन प्रयोग करते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है तभी अपन किसी से चीज़ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। स्वर व्यंजन, आरोग, ईसाई, ओजस्वी और तो सुख। बताइए
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यालयीन आदेश सदैव प्रेषित होता है। इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, आपको सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। कार्यालयीन आदेश सदैव प्रेषित होता है कनिष्ठ से वरिष्ठ को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, दोनों ओर से, व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ से। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरिष्ठ से कनिष्ठ को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? प्रलोभ, हास, संयुक्त, द्वित्वोत्तर। बताइए। स्वर का वर्गीकरण नहीं है। प्रलोभ भी शब्द होते हैं, हास्य भी होते हैं, संयुक्त भी होते हैं। संयुक्त जैसे कि छत्र, त्रा, ज्या, ये तो संयुक्त हो गए। हास्य हो गए जैसे कि आप, बड़ी, छोटा, यू, ठीक है। विलोप्त जैसे कि ला, ऐसे हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्वर का वर्गीकरण नहीं है, स्वर का प्रकार में नहीं आता किस प्रकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निकपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? निकपट, इसका पूरा वाक्य क्या होगा? निष्कपट। निष्कपट को अपन अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? निकपट। तो इसमें कौन सी संधि होगी? बताइए। ये तो कोई संधि ही नहीं होती, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ स्वर संधि। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि आप लोगों को मालूम होता है कि किसी भी आदेश को विसर्ग में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? समास से आपको 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लें और आपका प्रश्न गलत ना हो। बताइए। उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? बताइए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है? बताइए। द्विगु समास सेम इसी प्रकार से हो, उत्तर पद प्रधान हो जिसमें पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है। द्विगु और तत्पुरुष की सेम भाषा होती है, ठीक है। द्वंद्व को कहते हैं अपन दोनों, जिस शब्द में दोनों पद प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट है, जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? देख रहे कितना बेहतरीन प्रश्न यहाँ से बना है। जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे और आपको इसी प्रकार से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय। अरे तो आपको मालूम होगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ये बताइए आप। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा मुक्ता 6 प्रकार की होती हैं। आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। सर्वनाम मुक्ता 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आपको डायरेक्ट
प्रश्न पूछ दिया जाए। फिर इसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएंगे, कौन सा प्रकार नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रंथि का तद्भव शब्द है, ग्रंथि का तद्भव शब्द है गांठ, गांठ, गट्ठी, गुत्थी। बताइए। ग्रंथि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिमम आप देखना कभी भी शुद्ध अशुद्ध शुद्ध शब्द भी आते हैं शुद्ध बरतने के लिए, इसमें ए वाली चंद बिंदी होती ना, मैक्सिमम 90% यही ऑप्शन सही होता है, इसको आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी, अभिकारी, संयुक्त, संबंधवाचक। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वाभाविक है, जब किसी भी चीज को मिला के बनाया जाएगा तो संयुक्त ही तो कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? मेन पॉइंट है, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, दुकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने आपको पहले बताया था। इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्न में वही लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आपका एग्जाम में इसी लेवल से आपको हिंदी देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में 30+ स्कोर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन है। तो इसमें पता लिखा है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं भाई? जिसका कर्म खुद पर पड़ रहा हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोभाव के अनुसार हठो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? संबोधन, चेतानी, ये ऑप्शन थोड़ा कट गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि किसी से अपन कहेंगे ना, मनोभाव के अनुसार हटो, तुम यहाँ से हट जाओ, ऐसे तो बोले आप यहाँ से हट जाइए, ऐसे बोले तो अपन उसे क्या कहें? चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी ही दे रहे हैं, तभी तो वो हटेगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तुम दिन भर घूमते रहते हो, इसमें भर शब्द में कौन सा अव्यय है? तुम दिन भर, ये वाला भर में कौन सा अव्यय है? विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, निपात, संयोजक। बताइए। भार, भरपूर, हार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निपात अव्यय। जैसे आपको मालूम होगा कि अव्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यह आपको मालूम हुआ है? इसमें लास्ट वाला निपात अव्यय आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा, वितृष्णा, तृप्ति, लोभ। बताइए। तृष्णा का विपरीता तो क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वितर्षणा। वितर्षण होगा नहीं, इसमें वितर्षणा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना, वही प्रलाप से आशय क्या होगा? बताइए। जहां प्रलाप का आशय दुखी क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना, रो रो कर अपना दुख कहते जाना, आवाज के साथ रोना, जोर जोर से रोना, हाथ पटक पटक कर रोना। अरे कितना बेहतरीन प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
ए, रो रो कर अपना दुख कहते जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? देव, देवी, देवी, देवता। संबंधवाची। देव होता है नहीं, देवी नहीं, देवीय होगा, संबंधवाची हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है? परसर्ग पूछ लिया। मेरे हाथ में लेखनी है, कर्म, अपादान, अधिग्रहण, संप्रादान। कौन सा इसमें करते हैं उपसर्ग समझ में आए? कौन सा? मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पूछा है इसमें, तो कर्म, अपादान, अधिग्रहण, संप्रादान। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाए अधिग्रहण में पर। कर्ता ने कर्म को अपादान से संप्रादान के लिए अधिग्रहण में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे हाथ में लेखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का निष्पादन यानी कि संपादन किया जाए उसे क्या कहते हैं? काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य, विधेय। बताइए, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्वय। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित क्या करते हैं करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि नियुक्ति के लिए, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृत करने के लिए क्या कहते हैं? परिपत्र, शासनादेश, अधिसूचना, कार्यालय स्मृति पत्र। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिसूचना पत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर है पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उत्चित, पार्श्विक, ऊष्म, सघोष। ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। बताइए कौन सा नहीं है? अघोष, सघोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके भाग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हास्य से दोगुना समय लगता है उनको कहते हैं प्लुप्त स्वर, गुरु स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर। क्या कहते हैं? जिन शब्दों में अगर ज़्यादा समय लगे बोलने में तो उसे क्या कहेंगे? बताइए। स्वाभाविक है, गुरु कहेंगे उसे, लघु गुरु, गुरु लघु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन होता है उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? मूर्धन, प्रयत, कंकाल, कंठ। बताइए। क्वेश्चन एक बार पुनः रिपीट, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उच्चारण के स्थान पर आधार पर ध्वनियों को वर्गीकरण किसका क्या स्थान है? मूर्धन, वर्त, कंकाल, कंठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंकाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है,
संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो वह संधि के समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? उसी वर्ग का तृतीय वर्ण, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण, उसी वर्ग का चतुर्थ। बताइए। जैसे कि व्यंजन अपन संधि पढ़ते हैं ना, तो उसमें बताइए किसमें परिवर्तन हुआ? उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द, देशा शब्द, विदेशा शब्द, प्राकृतिक शब्द। जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात हो, इनका कोई अता पता नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? बताइए। उसे कहते हैं देशा शब्द। इसका राइट आंसर। धीरे धीरे ये विलुप्त होते जा रहे हैं, जैसे कि लोटा है, हाँ, महेरी, ये देशा शब्द है। नेक्स्ट, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के भेद पूछ लिए। व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति संज्ञा कितने भेद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन से होते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। बताइए। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक, क्रिया, संबंध, विस्मयादि। समानाधिकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुच्चय बोधक का भेद है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? गुणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया, कालवाचक विशेषण, स्थानवाचक। प्रतिदिन, बताइए। विशेषण से देखो प्रश्न पूछ लिया गया। प्रतिदिन, तो इसमें क्या हो जाएगा? कालवाचक, यानी कि समय की बात हो रही है, इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संदेह संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना है, वही संशय का अर्थ क्या होता है? बताइए। संशय, मन में शक की स्थिति, कुछ घटित होने के निश्चय की स्थिति, क्रोध की स्थिति, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। संशय का अर्थ आप क्या समझते हैं? जैसे कि आपको मालूम हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है तो आपके मन में क्या हो रही है? संशय तो हो रही है। तो उसको संशय का अर्थ होता क्या है? यानी कि किसी की बात को लेकर तो अपन क्या कहेंगे? उसको वास्तविक के लिए निश्चय अनिश्चय की स्थिति में होना, यानी कि वास्तविकता के लिए अनिश्चय, यानी कि वास्तविक स्थिति है क्या है इसकी? अभी तो मेरे मन में संशय चल रहा है ना, वास्तविकता हकीकत क्या है इसकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बहिष्कार, परिष्कार, तिरस्कार, परोपकार। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना एक शब्द के लिए, बताइए। तो इसको बहिष्कार कहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कुल कूल। कुल कूल शब्द का सही अर्थ भेद बताइए। कुल और कूल, कुल तो एक देखो वंश भी होता है, गमन, ठीक है। वंश, किनारा, किनारा वंश, सब वंश। बताइए। देखो कुल को वंश तो कहते हैं, तो मालूम होगा तुम कुछ किस कुल से हो, वंश, ठीक है। कूल का क्या अर्थ होगा? कूल का होता है किसी भी कूल, जैसे कि अपन पानी लगाते हैं ना, एक कूल बनाते हैं इस प्रकार से इसके, तो इसकी बा को अपन क्या कहेंगे? कूल ही तो कहेंगे। कूल का किनारा किसे कहते हैं? इसे कहते हैं।
ठीक है, तो यही कूल का मतलब होता है किनारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का क्या लगाया, बताइए। यहाँ पर डॉट डॉट है। क्वेश्चन एक बार पुनः रिपीट। पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा, उस पर चोरी का क्या लगाया? दोष, दोषारोपण, अभियोग, दंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभियोग लगाया, आरोप। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग से आपको एक शब्द जरूर देखने के लिए मिलेगा। दीमक, रात, वर्षा, विदुर। रात कैसी है तो स्त्रीलिंग हो गई। वर्षा कैसी हुई? दीमक नहीं होती, दीम किसी भी चीज को, वस्तु को नष्ट कर देती, वही दीम है, वो भी स्त्रीलिंग। तो इसका हो जाएगा विदुर कैसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह शाम को घर जाएगा, वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा भेद है? वह शाम को घर जाएगा, संभावनार्थ, निश्चयार्थ, संकेतार्थ, विधार्थ, बताइए कौन सा भेद? वह शाम को घर जाएगा, जाएगा मतलब संभावना व्यक्त हो रही, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हो सकता जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? आवृत्ति मूलक, सातत्यपरक, स्थितात्मक, पूर्ण पक्ष। वह भोजन बनाता है, आवृत्ति मूलक शब्द हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक हों, योजक द्वारा जुड़े हों, वह कहलाते हैं उपवाक, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। योजक चिन्ह, ये देखो, इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। ठीक है, बताइए क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक, ऐसे जुड़े हों, भाई भाई, भाई और बहन, ठीक है, बीच में लगा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तुम बड़े चालाक हो, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि, वाक्य प्रयोग संबंधी अशुद्धि, अव्यय संबंधी अशुद्धि। तुम बड़े चालाक हो कहते हैं ना, तो अव्यय संबंधी अशुद्धि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाया हो और आपका स्कोर अच्छा रहा हो। आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आशा करता हूँ कि आपके इस प्रैक्टिस सेट में अच्छे मार्क आए होंगे। ठीक है, तो आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए। आपके पास अब समय बचा है मात्र 15 दिन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।